फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र। नेशनल असेंबली ने सन 1791 में फ्रांस में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया। इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। एक व्यक्ति के हाथ में शक्तियां केंद्रित न होने के बजाय विभिन्न शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित कर स्थानांतरित कर दिया। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। सन 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे। सर्वप्रथम नागरिकों के द्वारा निर्वाचक समूह का चुनाव किया जाता था। यह निर्वाचक समूह नेशनल असेंबली के सदस्यों का चुनाव करते थे। सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। 25 वर्ष से अधिक उम्र के लोग केवल वही पुरुष सक्रिय नागरिक थे जिन्हें मत देने का अधिकार। सक्रिय नागरिक से तात्पर्य यहाँ जिन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त था, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। 25 वर्ष की आयु से अधिक हो, 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे, उन्हें नेशनल असेंबली के सदस्यों को चुनने का अधिकार प्राप्त था। शेष पुरुष और महिला को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया। निर्वाचन की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों का करदाता की उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था। संविधान पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा के साथ शुरू हुआ। जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार, कानूनी बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक पर्यावरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। अर्थात यह अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से ही, जिस प्रकार हमारे देश में नागरिकों को मूल अधिकार जन्म से प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार यहाँ फ्रांस में यह अधिकार जन्म प्राप्त थे और इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता। जिस प्रकार हमारे देश में नागरिकों के मूल अधिकारों को नहीं छीना जा सकता, उसी प्रकार फ्रांस में इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता था। राज्य का यह कर्तव्य माना गया कि वे प्रत्येक नागरिक के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करें। हमारे देश में जिस प्रकार नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा हमारे देश का संविधान करता है, उसी प्रकार राज्य का कर्तव्य माना गया। पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। आदमी स्वतंत्र पैदा होते हैं, स्वतंत्र रहते हैं और उनके अधिकार समान होते हैं। हर एक राजनीतिक संगठन का लक्ष्य आदमी के नैसर्गिक एवं अन्य अधिकारों को संरक्षित रखना है। यह अधिकार है स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा, शोषण के प्रतिरोध का अधिकार। समग्र संप्रभु का स्रोत राज्य में निहित है। कोई भी समूह या व्यक्ति ऐसा अधिकार प्रयोग नहीं करेगा जिसे जनता की सत्ता की स्वीकृति न मिली हो। स्वतंत्रता का आशय ऐसे काम करने की शक्ति से है जो औरों के लिए नुकसानदेह न हो। समाज के लिए किसी भी हानिकारक कृत्य पर पाबंदी लगाने का अधिकार कानून के पास है। कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। सभी नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इसके निर्माण में भाग लेने का अधिकार है। कानून की नज़र में सभी नागरिक समान हैं। कानून सम्मत प्रक्रिया के बाहर किसी भी व्यक्ति को न तो दोषी ठहराया जा सकता और न ही गिरफ्तार अथवा नजरबंद किया जा सकता। प्रत्येक नागरिक बोलने, लिखने, छापने के लिए आज़ाद है, लेकिन कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऐसी स्वतंत्रता की दुरुपयोग की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। सार्वजनिक सेना तथा प्रशासन के खर्चे चलाने के लिए एक सामान्य कर लगाना
आवश्यक माना गया है। सभी नागरिकों पर उनकी आय के अनुसार समान रूप से कर लगाया जाना चाहिए। चूंकि संपत्ति का अधिकार एक पावन एवं अतुलनीय अनुल्लंघनीय अधिकार है, अतः किसी भी व्यक्ति को इससे वंचित नहीं किया जा सकता जब तक कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत सार्वजनिक आवश्यकता के लिए संपत्ति का अधिग्रहण करना आवश्यक न हो। ऐसे मामलों में अग्रिम मुआवजा जरूर दिया जाना चाहिए। राजनीतिक प्रतीकों के मायने। 18वीं सदी में ज्यादातर स्त्री पुरुष पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए महत्वपूर्ण विचारों का प्रसार करने के लिए छपे हुए शब्दों के बजाय अक्सर आकृति और प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था। ले काव्या ने अपनी पेंटिंग में अधिकारों के घोषणा पत्रों को लोगों तक पहुंचाने के लिए अनेक प्रतीकों का प्रयोग किया। इन प्रतीकों को इस प्रकार टूटी हुई जंजीर। फ्रांस में टूटी हुई जंजीर दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग होता था। फ्रांस में दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग होता था। टूटी हुई जंजीर उनकी आज़ादी का प्रतीक है। फ्रांस में टूटी हुई जंजीर को आज़ादी का प्रतीक माना गया है। छड़ों का बर्छीदार गट्ठर। अकेले छड़ों को आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता, पर पूरे गट्ठर को नहीं, एकता में ही बल है। छड़ों का गट्ठर प्रतीक था, एकता में बल है। त्रिशूल के अंदर रोशनी बिखेरती आंख, सर्वदर्शी आंख ज्ञान का प्रतीक है। सूर्य की किरण अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा देगी। राजदंड शाही सत्ता का प्रतीक है। फ्रांस में शाही सत्ता का प्रतीक किसे माना गया था? राजदंड को। अपनी पूंछ मुंह में लिए शाम समानता का प्रतीक अंगूठी का कोई और छोर नहीं होता। लाल फ्रांसीसी टोपी दासों द्वारा शपथ होने के बाद पहनी जाने वाली टोपी। नीला, सफेद, लाल रंग फ्रांस के राष्ट्रीय रंग हैं। नीला, सफेद और लाल रंग फ्रांस के राष्ट्रीय रंग हैं। डेनो वाली स्त्री कानून का मानवीय रूप। हमारा देश का मानवीय रूपक महिला रूपक है, जिसे नाम दिया है भारत माता। उसी प्रकार डेनो वाली स्त्री को कानून का मानवीय रूप माना गया है। विधिपट कानून के लिए समान है और उसकी नजर में सब बराबर है। फ्रांस में फ्रांस में राजतंत्र का उत्थान और गणतंत्र की स्थापना। फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में महत्वपूर्ण तानाशाही पूर्ण बनी रही। यद्यपि लुई 16 ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, परंतु प्रसा के राजा से उनकी गुप्त वार्ता चल रही थी। फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित थे, इसलिए 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना को भेजने की योजना बना ली थी। लेकिन जब तक इस योजना पर अमल होता
अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने पर्शिया व ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया। अनेक उनके होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे उनमें कवि राजेट दी लाइव द्वारा रचित मार्सिले भी था। मार्सिले की रचना किसने थी? राजेट डी लाइव। यह गीत पहली बार मार्सिलेस में स्वयंसेवियों ने पेरिस की और कूच करते हुए गाया था, इसलिए इस गाने को नाम मार्सिले हो गया, जो फ्रांस का राष्ट्रीय गान है। फ्रांस का राष्ट्रीय गान बताइए। फ्रांस का राष्ट्रीय गान मार्सिले है। इसे किसने गाया? इसे राजेट डी लाइव द्वारा रचित फ्रांस का राष्ट्रीय गान बताइए, इसे किसने गाया? उसकी रचना किसने की? फ्रांस का राष्ट्रीय गान मार्सिले राजेट डी लाइव द्वारा इसकी रचना की गई। क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी क्षति एवं आर्थिक कठिनाई झेलनी पड़ी। पुरुषों के मोर्चे पर चले जाने के बाद घर परिवार रोजी रोटी की जिम्मेदारी औरतों के कंधों पर आ पड़ी। देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि 1791 के संविधान से सिर्फ अमेरिका को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। अमेरिका को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त इसलिए हुए थे, नेशनल असेंबली के सदस्यों को चुनने का अधिकार जो अपनी 3 दिन की आमदनी के बराबर कर के रूप में देते थे। 25 वर्ष की आयु प्राप्त हो और अपनी आमदनी का अपनी 3 दिन की आमदनी के बराबर कर के रूप में देश और उच्च आय होना जरूरी था, इसलिए सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं था। उच्च आय वर्ग के लोगों को ही प्राप्त था। अमेरिका को राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमा कर सरकारी नीति और अपनी कार्य योजना पर बहस करते थे। इनमें से जैकोबिन क्लब सबसे सफल था, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट सेंट ऑफ जैकब के नाम पर पड़ा, जो अब इस राजनीतिक समूह का एक अड्डा बन गया। इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय थी और उन्होंने भी क्लब बना लिए थे। जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। इनमें छोटे दुकानदार और कारीगर जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साफ छपाई करने वाले, नौकर व दिहाड़ी मजदूर शामिल थे। उनका नेता मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था। जैकोबिन के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय किया। गोदी कामगार समुद्र तट के पर काम कर, जहाँ पर जहाज रोके जाते हैं, सामान चढ़ाया जाता है, उतारा जाता है, तो वहाँ पर जो कार्य करते हैं वो गोदी कामगार कहलाते हैं। ऐसा उन्होंने समाज के फैशन पस्त वर्ग, खासतौर से घुटने तक पहने जाने वाले बीचेस घुटना पहनने वाले कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए किया। यह ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति के ऐलान का प्रतीक था। इसलिए जैकोबिन को सोकुलात के नाम से जाना गया, जिसका शाब्दिक अर्थ था बिना घुटने वाले। सोकुलात पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे, जो स्वतंत्रता का प्रतीक थी, लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। सन 1792 की गर्मियों में जैकोबिनों ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूरेलिए के महल पर दावा बोल दिया, राजा के रक्षक को मार डाला, खुद राजा को कई घंटे तक बंधक बनाए रखा। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित किया। नए चुनाव कराए गए
21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुषों, चाहे उसके पास संपत्ति हो या नहीं, मतदान का अधिकार दिया गया। पहले 25 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त 3 दिन की आमदनी के बराबर कर देता हो, उसी को नेशनल असेंबली को चुनने का अधिकार था। लेकिन यहाँ राज परिवार को जेल में डालने के बाद में जो चुनाव कराए जाने थे, उसके लिए 21 वर्ष की आयु प्राप्त पुरुष, चाहे संपत्तिवान है या नहीं है, सभी को मताधिकार प्राप्त हो गया। नव निर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया और 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंतरण दिया। फ्रांस में राजतंत्र कब हुआ? 21 सितंबर 1792 को, और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित भी किया। गणतंत्र सरकार को वह रूप, गणतंत्र किसे कहते हैं? सरकार का वह रूप जहां सरकार एवं उसके प्रमुख का चुनाव जनता करती है। वह वंशागत राजशाही नहीं है। जिस प्रकार हमारा देश गणतंत्रात्मक है, क्योंकि हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव, हमारा जो शासक है राष्ट्रपति, उसका चुनाव जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, न कि वंशानुगत है। लुईस ओलिवे को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा दी गई और 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी ला कॉन्वेंट में उसे सामूहिक रूप से फांसी दे दी गई। जल्दी रानी मेरी एंटो का भी वही असर हुआ, अर्थात उन्हें भी फांसी दे दी गई। आतंक राज। सन 1793 से 1794 के तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है। रोबेस्पियर ने नियंत्रण दंड की सख्त नीति अपनाई। उसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, कुलीन, पादरी एवं राजनीतिक दलों के सदस्य, उनकी कार्यशैली से असहमति रखने वाले पार्टी सदस्य, उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और एक क्रांतिकारी न्यायालय उन पर मुकदमा चलाया गया। यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो गिलेटिन पर चढ़ाकर उनका सिर कलम कर दिया जाता। गिलेटिन 2 खंभों के बीच लटकते हुए आरे वाली मशीन थी, जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का नाम इसके आविष्कारक गिलेटिन के नाम पर पड़ा। फ्रांस में रोबेस्पियर के विरोधियों को, जिन्हें न्यायालय द्वारा दंडित किया जाता था, उन्हें गिलेटिन पर चढ़ाया जाता था। इसका आविष्कार किसने किया? डॉक्टर गिलेटिन ने। रोबेस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। गोश्त एवं पावरोटी की राशनिंग कर दी गई। किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया गया। हमारे देश में भी सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है। यदि किसान चाहे तो सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपने अधिशेष कृषि उत्पादों को सरकार को बेच सकती है। तो यहाँ पर भी इसी प्रकार की सुविधा दी गई। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक मानी जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। बोलचाल और संबोधन में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। परंपरागत मानशूर महाशय एवं मदाम महोदय के स्थान पर सभी फ्रांसीसी पुरुष से महिलाओं को सितोयन नागरिका नाम से संबोधित किया जाने लगा। चर्चों को बंद कर दिया गया और उनके भवनों को बैरक या दफ्तर बना दिया गया। रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्त
से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राहिमाई करने लगे। अंततः 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले दिन उसे गिलेटिन पर चढ़ाया गया। अब आगे देखेंगे आप, डायरेक्टरी शासित फ्रांस। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। नए संविधान के तहत संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। इस संविधान में 2 चुनी हुई विधान परिषदों का प्रावधान था। इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया। इस प्रावधान के जरिए नागरिकों के शासनकाल वाली व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई, लेकिन डायरेक्टरों का झगड़ा अक्सर विधान परिषद से होता और तब परिषद उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती। डायरेक्टरी के राजनीतिक अस्थिरता से सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त हुआ। सरकार के स्वरूप में इन सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता, विधि समानता एवं प्रभुत्व प्रेरक आदर्श बने। इन मूल्यों ने आगामी सदी में न सिर्फ फ्रांस बल्कि यूरोप के राजनीतिक आंदोलनों को भी प्रेरित किया।